हाँ जी। प्रणाम। नमस्ते। गुड इवनिंग आप सबको। और हार्दिक अभिनंदन आपके अपने HKB यानी हिंदी की बात यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए कार्यक्रम को इजाद कर रहे हैं। और सीधे शब्दों में इसको कहें तो आप लोगों की जानकारी में ये बात है पहले से कि ये क्लास हमारी एक दो दिन पूर्व शुरू होनी थी, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण नहीं हो पाई। हिंदी के विद्यार्थियों के लगातार इस तरह के मैसेजेज, इस तरह के कॉल और उनकी बातें, उनका आग्रह, कुछ भी कह लीजिए, आदेश। विद्यार्थी हमारे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि एक शिक्षक के लिए तभी उसका कर्म कारगर है जब विद्यार्थी उसके सामने हो, शिक्षार्थी उसके सामने हो। तो उन सब के आदेश की पालना में, आप सब के आदेश की पालना में, आज से आप लोगों को दिख रहा है प्रतिदिन रात 9 बजे हम लोग बात करेंगे हिंदी विषय के उस महत्वपूर्ण भाग पर, उस सबसे ज़रूरी भाग पर जो किसी भी परीक्षा के स्तर पर, जहां हिंदी विषय है और साहित्य का पाठ उसमें समाविष्ट किया गया है, वहां पर चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें, फर्स्ट ग्रेड की बात कर लें, सेकंड ग्रेड की बात कर लें, कुल मिलाकर के नेट जेट, नेट सेट और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं जहाँ हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा भाग है जो कह सकते हैं कि ऐसा आधारभूत तथ्य इसमें भरपूर मात्रा में है कि जिनके बिना काम नहीं चल सकता। तो ऐसा महसूस हुआ मुझे कि विद्यार्थियों को इसके बारे में निरंतर बातें की जाएं तो ज़्यादा ठीक है। यद्यपि सब अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अध्ययन करते हैं, जुड़े रहते हैं, नियमित पढ़ते हैं, बावजूद इसके भी कहीं कोई 2 प्रश्नों का मामला भी, 3 प्रश्नों का मामला भी या 10 प्रश्नों का मामला भी ऐसा हो जो HKB यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को मदद के लिए सिद्ध हो सके, तो मैं समझूंगा कि हमारी तपस्या पूर्ण हुई। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें सूचित करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी लगातार बने हुए हैं हिंदी की बात के मंच के साथ में, उनसे आग्रह है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हिंदी के विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा मिले, इससे ज़्यादा और कोई अपेक्षा आपसे नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, और आप सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं बार बार। आइए शुरुआत करें। देखिए साथियों, एप्लीकेशन पर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं HKB पर, वो निरंतर बदस्तूर उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप उनको सामग्री मिलती रहेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल या किसी प्रकार की कहीं परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। ये केवल और केवल HKB यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की एक नवाचार कह सकते हैं आप इसको, कि जहां विद्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण भाग को जानने का मौका मिले, उसकी बेसिक्स से परिचय करने का मौका मिले, जहां कहीं ना कहीं एक लंबा गैप आ गया हो, या कहें कि उस जानकारी से वे अपेक्षाकृत अधूरे हों। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे, बहुत ज़्यादा समय भूमिका में ना बिताते हुए, और सीधे विषय पर आते हैं। देखिए, चाहे हम हिंदी के स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें, चाहे स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की बात कर लें, और चाहे सेकंड ग्रेड की बात कर लें, मित्रों, हमें विषय के स्तर पर इन तीनों में, यहाँ पर आप नेट सेट भी ले सकते हैं, नेट सेट भी एग्ज़ाम आप शामिल कर सकते हैं। इन समस्त भर्ती परीक्षाओं में विषय के स्तर पर जो पाठ्यक्रम है, हिंदी विषय के स्तर पर जो पूरा सिलेबस है, उसके 4 बड़े भाग हैं। पहले भाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरे बड़े भाग पर है काव्यशास्त्र, और इस काव्यशास्त्र के 2 हिस्से हैं। एक में तो है भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, और दूसरे हिस्से में है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ये जो सत्र विशेष रूप से लाभदायक है, ये जो HKB की पहल है, ये उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी
जो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, या नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बात से वाकिफ हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो जान लीजिए कि किस प्रकार से हमें विषय के स्तर पर इन 4 बड़े भागों को पढ़ना होता है। और तीसरा भाग है मित्रों इसमें भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान और व्याकरण का। चौथा और अंतिम भाग जो हम सिलेबस के अंतर्गत डिवाइड करते हैं वो है रचनाएं। ये हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी जानकारी की सीमा में होना बेहद आवश्यक है। सभी साथियों का आपका अभिनंदन है, स्वागत और मंगल कामनाएं आपके भावी जीवन के लिए, ठीक है ना। प्रत्येक विद्यार्थी को इन चारों भागों की जानकारी जरूरी है। एक बार और थोड़ा सा गौर करेंगे आप मेरी बात पर कि चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, ठीक है जी, चाहे आप स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें और चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें अथवा नेट सेट की तैयारी करें, उक्त सभी भर्ती परीक्षाओं के और पात्रता परीक्षाओं के अभ्यर्थी जितने भी हैं उन्हें हिंदी के स्तर पर इन 4 भागों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। जब तक इन 4 भागों की जानकारी उनको नहीं होंगी वो अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को ये केवल और केवल बतौर जानकारी मान लीजिए, कहीं आपके भविष्य निर्माण में थोड़ा बहुत महती भूमिका नहीं तो थोड़ी बहुत अल्प मात्रा में यदि मैं अदा कर सकूं तो अपने आप को हमेशा के लिए बहुत धन्य समझूंगा। परंतु ध्यान रहे आपको इस बात का विशेष रूप से कि आप एक एक बात का अक्षर से पालन करेंगे। तो मेरी ये कोशिश ही नहीं, दावा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपना सपना पूरा करने से वंचित नहीं रह पाएंगे। जो विद्यार्थी निरंतर एचकेबी के साथ जुड़े रहे हैं वे ये जानते हैं कि हम किस प्रकार से किस प्रोसेस को पूरा करते हुए आगे तक चलते हैं। तो अभी तमाम जितनी भी बातें उन सब के संक्षेप में एक ही बात है कि ये 4 भाग हमें पढ़ने हैं। अब इन चारों पर विस्तार से बात ना करके सीधे इस हिस्से पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें ये हिस्सा चर्चा का विषय रखना है और इस हिस्से को लेकर के हमें आगे बात बढ़ानी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के अभी अभी आपको सूचना मिल गई कि प्रतिदिन रात को 9 बजे हम ये कक्षाएं लेकर के और आपस में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे उन तमाम गड्ढों को भरने की जो कहीं ना कहीं हमें हमारा सपना पूरा करने से वंचित रखते हैं, रोकते हैं। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं वहीं लेकर के चल रहा हूँ कि हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इन चारों भागों में से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, ये ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरा का पूरा हिंदी विषय के अंतर्गत। यदि हम बात करें कि क्या अंतर है, फिर जब सेकंड ग्रेड में भी यही पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड में भी यही पढ़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही पढ़ना है, नेट सेट में भी यही पढ़ना है, तो क्या अंतर है इनके बीच? अंतर कुछ भी नहीं है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर एक एक बात को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न सेकंड ग्रेड में हमसे पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों की संख्या होती है 25 से 30 प्रश्न की, एक सामान्य सा औसत हम देखें तो। और यदि ये फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं तो इनकी संख्या होती है लगभग 50 प्रश्न की। और यही यदि असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न तो ये प्रश्न होते हैं 150 प्रश्न। शायद आप समझ गए कि सेकंड पेपर पूरा ही हिंदी साहित्य का इतिहास है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो फिर कैसे कह दें कि ये हल्का है? पढ़ने के दृष्टिकोण से, मात्रात्मक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो हम ये पाएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रेड सेकंड के 30 प्रश्नों के लिए भी यदि हमें पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है जितना असिस्टेंट प्रोफेसर के 150 प्रश्नों के लिए पढ़ना है। कड़वा है मगर सच है। कंटेंट के स्तर पर इसमें इतना ज़्यादा तथ्य हैं, आंकड़े हैं कि यदि उनको हमने नियमित दिनचर्या में शामिल नहीं किया और एक समय विशेष दे करके कोशिश करने लगे कि चलो भाई इसको 1 महीने में पढ़ लेंगे, इसको 2 महीने में पढ़ लेंगे या इसको 15 दिन में पढ़ लेंगे, तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी है खुद की तैयारी के साथ में। ये एक ऐसा भाग है हिंदी का
जो व्यापक तथ्य लिए हुए है, बहुत व्यापक तथ्य लिए हुए अपने आप में, और एक एक करके यहाँ पर खोलेंगे और शुरुआत से बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। इस हिस्से में सीधे सीधे अब लेकर के चल रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या होता है, इसके अंतर्गत किस प्रकार की रणनीति का हम पालन करें। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि आप मार्गदर्शन भी लेते हैं तो वहाँ केवल और केवल मार्गदर्शन है, मरना हमको पड़ेगा यदि स्वर्ग हमें प्राप्त करना है तो। लेकिन वही बात, मरा मरे तो सब कहें पर मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। कुल मिलाकर के तमाम साथियों से मेरा आग्रह, एक बार ऐसा पढ़ लीजिए आप कि लगातार जैसे जैसे भर्ती परीक्षाएं हों, जैसे जैसे परिणाम आएँ, आप सफल होते चले जाएं। और ये HKB एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल इस बात का साक्षी है कि जिस विद्यार्थी ने कहना माना है वो आज तक विषय के स्तर पर कभी असफल नहीं रहा। और रही बात भटकाव वालों की, तो उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, मौन रहना बेहतर है। आप लोगों को केवल और केवल पढ़ना होगा, बस बताए अनुसार चीज़ों को आप याद करते चलिए, साथ देते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए, हिंदी साहित्य के स्तर पर हमें पढ़ना, जैसे मैंने अभी आपके सामने हिंदी के स्तर की बातें खोल के रखी, किस प्रकार से हमें क्या पढ़ना होता है, तो हमें ध्यान आ गया कि हमें 4 भाग पढ़ने हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, काव्यशास्त्र पढ़ना है, भाषा विज्ञान और व्याकरण को पढ़ना है और निश्चित निर्धारित रचनाओं का अध्ययन करना है। अब हमने पहला बड़ा भाग उठाया हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमेशा टॉपिक को समराइज करके चलिए, उसको छोटा बना के चलिए। यदि आप व्यस्त हैं ना, तो बहुत खुशी की बात है, सल्यूट है आपको। लेकिन यदि आपकी ज़िंदगी और आपकी पढ़ाई अस्त व्यस्त है तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारे शिक्षित होने का, हमारे इतने पढ़ने का। मैं बार बार आपको यही कहूँगा, चीज़ों को सेटल कीजिए, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कीजिए। इतना ज़्यादा पढ़ना है आप लोगों को, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन उनको वेल सेटल्ड करके पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके हक में है, सब कुछ आपके अधिकार में है। देखिए, हमें हिंदी साहित्य के स्तर पर जो पढ़ना है उसे किस प्रकार से हम कितने भागों में बांटते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल पूर्व, आदिकाल पूर्व, और आदिकाल पूर्व के बाद हम पढ़ते हैं आदिकाल। ये तो तमाम हिंदी के विद्यार्थियों को ध्यान है कि हिंदी के साहित्य के इतिहास को 4 विभिन्न कालों में बांटा गया है। इससे तो कोई विद्यार्थी वंचित नहीं है जानकारी से। भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद पढ़ते हैं आधुनिक काल, सॉरी, भक्ति काल के बाद में रीति काल, और रीति काल के बाद में आधुनिक काल। ये 5 बड़े हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं जी? 5 बड़े हिस्से हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। ठीक, अभी अभी हमने हिंदी के विषय के स्तर पर वर्गीकरण देखा 4 बड़े भाग में। पहला भाग उठा लिया है जिसका नियमित अध्ययन हम करेंगे रात 9 बजे प्रतिदिन HKB यूट्यूब चैनल पर। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें 5 बड़े हिस्से पढ़ने हैं। बोलिए, आप जहां भी बैठे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, आत्मसात करके, अपने आप को समर्पित करके और याद करके इन चीज़ों को एक बार बोल दीजिए। 5 बिंदुओं को हमें पढ़ना है और इनके अंदर बहुत सारी जानकारी समाहित है, लेकिन एक बार संक्षेप में बोल करके देख लीजिए आप। आदिकाल पूर्व पढ़ना है, आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है, रीति काल पढ़ना है और आधुनिक काल। सर, इसको इस तरह इतना लंबा खींच करके क्या करें? हम सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते क्या कि सीधे सीधे इसको ऐसे नहीं कह सकते कि 4 तो काल खंड हैं और 4 काल खंडों में एक आदिकाल पूर्व हमने ऐड किया है बस केवल, तो हो गए ना 5। सुरज्ञान सिंह जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं मित्रों, इनका जवाब दे दिया जाए तो ठीक है। ये पूछ रहे हैं कॉलेज लेक्चरर के बारे में बताना। आशा सैनी जी, सर आपके सेट पास हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको सुरज्ञान जी, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, सबका अभिनंदन। कप्तान जी, अभिषेक जी, सब जो पधारे हैं आपका अभिनंदन। देखिए, अब कल से आज तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, कल से इनका कमेंट्स का एक समय रखेंगे। और वो समय क्या रखेंगे? जैसे क्लास शुरू कर दी,
क्लास शुरू करने के बाद नियमित पढ़ेंगे सबसे पहले, और अंत के जो 5 मिनट है 10 मिनट है उनमें आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आज तो मैं देख लेता हूं क्योंकि पहला दिन है, शुरुआत है इस टॉपिक की। अभी आपके इस प्रश्न का जवाब सुरज्ञान सिंह जी पूछ रहे हैं कि कॉलेज लेक्चरर के बारे में भी बताना। तो इस प्रश्न का जवाब ये है मित्र, कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको एक लिखित परीक्षा जो है पास करनी है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, और 2 प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न पत्र तो है हिंदी के फर्स्ट पेपर का, दूसरा प्रश्न पत्र है सेकंड पेपर का। ये केवल हिंदी विषय के स्तर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो प्रश्न पत्र है वो जीके का है, लेकिन हिंदी के स्तर पर 2 ही प्रश्न पत्र हैं। 75 अंकों के 2 प्रश्न पत्र हैं। 150 अंकों का तो हिंदी का मैटर आएगा और 50 अंकों का आएगा आपके जीके का। कुल मिलाकर के तीनों प्रश्न पत्र हो गए आपके 200 अंक के। इन 200 अंकों में से जो भी उस समय पर कट ऑफ रहती है रिजल्ट के अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग आप पास हैं, और फिर 24 नंबर का आपका साक्षात्कार, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू होगा, और 224 में से फाइनल मेरिट बन करके और चयनित सूची जारी होगी। ये संक्षेप में कॉलेज लेक्चरर के बारे में बात है। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो अंत में लेंगे उसको। सबसे पहले हम आगे बढ़ाएंगे इस क्रम को और देखेंगे कि हमने 5 हिस्से हिंदी साहित्य के इतिहास के कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं? देखिए, आदिकाल पूर्व, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अभी अभी हमने चर्चा की कि इनको कालों को तो हम जानते हैं कि 4 काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। एक हिस्सा ही तो केवल बढ़ाया है, आदिकाल पूर्व, इससे ज़्यादा तो इजाफा नहीं किया ना इसमें। अब आदिकाल पूर्व के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ये पहला टॉपिक ही हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहले टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पहले टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी से आशय क्या है। पहला बिंदु हमें क्या पढ़ना है, हिंदी से आशय क्या है। दूसरा बिंदु हमें इसी क्रम में पढ़ना है साहित्य का इतिहास क्या है, साहित्य इतिहास क्या है। और तीसरा बिंदु इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है इतिहास लेखन की पद्धतियां, इतिहास लेखन की पद्धतियां। चौथा बिंदु इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम रचना और प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य। इसके बाद में हमें पढ़ना है नंबर 5 पर इतिहास लेखन की आधार सामग्री, इतिहास लेखन की आधार सामग्री। नंबर 6 पर हमें पढ़ना है नंबर 6 पर हमें पढ़ना है इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा। और नंबर 7 पर हमें पढ़ना है काल विभाजन और नामकरण। देख रहे हैं आप प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छी तरह से। हमने किस प्रकार से वर्गीकरण किया, एक बार पुनः आप तक पहुंचे। हमने वर्गीकरण किया पहले हिंदी विषय के स्तर पर हमें कितने भाग पढ़ने हैं, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहे, चाहे हम स्कूल लेक्चरर बनना चाहे और चाहे हम वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहे, हमें विषय के स्तर पर 4 भागों का अध्ययन करना ही करना है। कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण, और एक बार पुनः हम देखें इसको गौर करके तो हम पाएंगे रचनाएं। पहला भाग शुरू किया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें कितने भाग पढ़ने हैं? तो 5 पढ़ने हैं। आदिकाल पूर्व, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल पूर्व के अंतर्गत हमें निम्नलिखित 7 बिंदुओं का अध्ययन करना है। कौन कौन से 7 बिंदु हैं? चाहे आप घर पर पढ़ें,
चाहे आप कहीं और से पढ़ें, लेकिन जब तक समरी आप इस तरह से नहीं करेंगे ना, तो आपकी तैयारी उस दिशा को प्राप्त नहीं कर पाएगी जहां से अंतिम रूप से चयनित हुआ जाता है। मार्गदर्शन एकमात्र इसी जगह पर काम आता है कि चीज़ों को, कंटेंट को किस प्रकार सहेज कर रखें हम। तो आप परीक्षा कक्ष तक जिस दिन जाए ना, ये समरी आपके दिमाग में इसी तरह जानी चाहिए। हिंदी का विद्यार्थी तो वैसे ही अन्य विषयों के विद्यार्थी से संवेदनात्मक स्तर पर बहुत मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है। क्यों नहीं होंगी ये चीजें याद? देखो आप, अब आदिकाल पूर्व के अंतर्गत हमें कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं? तो देखिए, हिंदी से आशय पढ़ना है, साहित्य इतिहास क्या है, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम महाकाव्य, इतिहास लेखन की आधार सामग्री, इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण। अब बात आई कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो विद्यार्थी निरंतर इस प्रतियोगी दौर से जुड़े हुए हैं, प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन लाइन में हैं और हिंदी की निरंतर परीक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें पता होगा हिंदी से आशय को लेकर के एक नियमित अंतराल से प्रश्न आते ही आते हैं। हिंदी से आशय को लेकर के एक नियमित अंतराल से प्रश्न आते ही आते हैं। दूसरा है साहित्य इतिहास क्या है। तो साहित्य इतिहास के संबंध में चाहे आप बात कर लीजिए आचार्य शुक्ल की, चाहे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की, गणपति चंद्र गुप्त की, डॉक्टर बच्चन सिंह की, इनसे कहीं ना कहीं फेरबदल कर एक प्रश्न का कंटेंट जरूर मिलता है। तीसरा टॉपिक है इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो मित्रों, नियमित अंतराल से, रेगुलर इंटरवल से इस प्रश्न को भी पूछा जाता है, इतिहास लेखन की पद्धतियों से संबंधित को, चाहे वहां पर कोई सी भी पद्धति की बात हो, लेकिन होती जरूर है। उसके बाद है हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम रचना और प्रथम महाकाव्य। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां पर साहित्य हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो और इस टॉपिक से प्रश्न ना हो। हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम महाकाव्य, इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम पढ़ गए आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में उलझ रहे हैं क्योंकि रचनाओं की संख्या ज्यादा है। हम भी गलत नहीं है हमारी जगह। अकेला आधुनिक काल शेष तीन कालों पर, पूर्ववर्ती तीन कालों पर काफी भारी वजनदार पड़ता है। अकेला आधुनिक काल रचनात्मक दृष्टि से देखें, प्रवृत्तियों की दृष्टि से देखें, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें, विषय वस्तु की दृष्टि से देखें, पात्रों की दृष्टि से देखें, विधाओं की दृष्टि से देखें, किस किस बिंदु पर विचार करें हम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रश्न की संभावना प्रबल बनती है हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम रचना और प्रथम महाकाव्य से। एक एक को उठाएंगे आपके समक्ष, एक एक पर बात करेंगे। उसके बाद में है इतिहास लेखन की आधार सामग्री। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास लेखन के लिए कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी पुस्तकें मुख्य रूप से आधार सामग्री के रूप में पेटेंट है, मानक हैं, जिनको बार बार कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके, फेर बदल करके और पूछा जाता रहा है। तो उनका अध्ययन हम करते हैं यहाँ पर। वार्ता साहित्य से लेकर के भक्तमाल और मूल गोसाई चरित, बल्लभ दिग्विजय, भक्त नामावली, कितनी भी रचनाएं ले लीजिए, अलंकार, रत्नाकर, सार संग्रह, तमाम कहीं ना कहीं पूछे जाते रहे हैं। एक एक को उठा करके बात करेंगे। छठा बिंदु है इतिहास लेखन की परंपरा। मित्रों, इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत हमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है, वो एक एक बात पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ संक्षेप में, फिर एक एक बिंदु को उठा करके इन पर बात करेंगे। इतिहास लेखन की परंपरा में प्रमुख इतिहास ग्रंथ, उनके लेखक का नाम, प्रकाशन वर्ष क्या है उसका, और उस ग्रंथ की विशेषताएं, जिसमें हम उस ग्रंथ की आलोचनात्मक बातें पढ़ते हैं, जहाँ पर खूबियाँ और कमियाँ यानी गुण और दोष दोनों विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। क्या इस ग्रंथ की मुख्य मुख्य विशेषताएं थी और क्या इस इतिहास ग्रंथ में दोष है। ऐसा क्या है कि यह इतिहास ग्रंथ हमें पढ़ना पड़ता है? नहीं। तो इन तमाम बातों का हमें ध्यान रखते हुए और इस 7वें बिंदु पर आना है, जहां कहते हैं काल विभाजन और नामकरण। आप याद करके देखिए, आप सोच करके देखिए, नेट का पेपर हो, सेट का पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, जनाब ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें काल विभाजन और नामकरण से प्रश्न नहीं आता? फिर कैसे छोड़ दें हम, कैसे उपेक्षित कर दें हम, और डायरेक्ट आदिकाल से शुरुआत कैसे कर दें हम? बताइए आप। आदिकाल पूर्व के नाम पर इन 7 बिंदुओं का अध्ययन हमें करना है। एक एक करके मामले को उठाएंगे, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी से आशय। ये आप ध्यान रखना कि हमने आज किस पर बात कर ली है।
हमारा आदिकाल पूर्व का बिंदु हम शुरू कर रहे हैं। आदिकाल पूर्व, और आदिकाल पूर्व में पहला बिंदु शुरू कर रहे हैं हिंदी से आशय। हिंदी से आशय, देखिए हिंदी से आशय क्या है, तो इसको मुख्य रूप से हम तीन रूपों में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास। एक पढ़ते हैं हम इस हिंदी को भाषा विज्ञान में, भाषा विज्ञान में, और एक पढ़ते हैं हम इसको मानक भाषा के रूप में, मानक भाषा या राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में। ये तीन रूप हमने हिंदी के देखे हैं और इनकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। हिंदी से आशय के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी हम पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो इसका जवाब आपको अपने साथ छिपा के रखना है, निहित करके रखना है और खुद को बता के चलना है। हिंदी साहित्य का इतिहास में जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उस हिंदी का आशय क्या है, जवाब देना है अपभ्रंश के तीन क्षेत्रीय रूपों से निष्पन्न, अपभ्रंश के तीन क्षेत्रीय रूपों से निष्पन्न से विकसित पांच उपभाषा, पांच उपभाषाएं या विभाषाएं और उनसे विकसित हिंदी की 17 बोलियों, हिंदी की 17 बोलियों में लिखित साहित्य। क्या इसको हम संक्षेप में नहीं कर सकते? इतना विस्तार देकर के कहने की बजाय इसको शॉर्ट में नहीं बोल सकते क्या? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बोल सकते हैं। आप ध्यान रख लीजिए इसको, और आपको ध्यान है तो बड़ी खुशी की बात है। हिंदी की 17 बोलियों में लिखा गया साहित्य हिंदी का साहित्य है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हम हिंदी शब्द को पढ़ते हैं उस हिंदी से आशय क्या है? हिंदी की 17 बोलियों में लिखित साहित्य। अब यहीं से बात निकल करके सामने आती है इस पूरे मामले को लेकर के। यदि आप इसको समझ गए हैं तो आप इनको भी समझ पाएंगे और इनको भी समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि अपभ्रंश के तीन क्षेत्रीय रूपों से किस प्रकार से हिंदी निष्पन्न हुई। तो देखो इसको संक्षेप में नहीं समझने, केवल और केवल विस्तार देकर के इतना सा जानेंगे कि प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत, ठीक है जी, वैदिक संस्कृत से विकसित हुई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ये विकास क्यों हुआ इस पर भी चर्चा आपसे करनी है। लौकिक संस्कृत से विकसित हुई पाली, इस पाली को ही कहते हैं प्रथम प्राकृत, इस पाली को ही कहते हैं प्रथम प्राकृत। इस पाली से विकसित हुई है प्राकृत, और इस प्राकृत को कहते हैं द्वितीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। और इस प्राकृत से विकसित हुई है अपभ्रंश। अपभ्रंश बटी है अनेक क्षेत्रीय रूपों में। इनमें से हम देख रहे हैं तीन क्षेत्रीय रूप, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। यद्यपि ये क्रम आगे भी बढ़ता है, ब्राचड़, महाराष्ट्री और इसको खस तक लेकर के जाते हैं, लेकिन हमें हिंदी से संबंधित का अध्ययन करना है
तो ये अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप हो गए हैं, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। ये हैं भाषाएं। सबसे प्राचीन जो भाषा है वो है वैदिक संस्कृत। ये विकास क्यों हुआ? ये विकास क्यों हुआ साहब? वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत कैसे बनी? क्या कारण था इसके पीछे? इसको समझने के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो हम पाएंगे कि कोई भी भाषा जिसमें समृद्ध साहित्य की रचना एक लंबे समय तक होती रहे तो वह भाषा आम फहम भाषा नहीं रह पाती, लोकप्रिय भाषा नहीं रह पाती, जन सामान्य में बोलचाल के माध्यम की भाषा नहीं रह पाती, बल्कि वह बोलचाल के स्तर से उठकर एक समृद्ध भाषा बन जाती है और उस समृद्ध भाषा का अपना एक व्याकरण बन जाता है। व्याकरण बनने के बाद उसका ज्ञान पढ़े लिखे लोगों को ही हो सकता है, साक्षर लोगों को ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर और अधिकांश जनता जो है वो पढ़ी लिखी नहीं हो पाने के कारण उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाती। तो वह क्या करती है, अधिकांश जनता क्या करती है, उस भाषा के एक सरल रूप को अपनाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये बताता रहता हूँ, आप में से चाहे कोई भी है, कहीं का भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और हम जब सामान्य रूप से एक बात करेंगे तो कहेंगे इधर आ उधर जा, इस प्रकार से इधर उधर शब्दों का प्रयोग करेंगे। इधर उधर को हम भी समझ रहे हैं, तो उधर ब्रज क्षेत्र के भी समझ रहे हैं, तो मेवाड़ और बागड़ के भी समझ रहे हैं और मारवाड़ के भी समझ रहे हैं। लेकिन जब इसको सरल रूप में अपना लिया जाता है क्षेत्रीयता के हिसाब से, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से, तो क्या करते हैं, इसका क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाता है, सरल रूप बन जाता है। इस इधर उधर को फिर किस प्रकार से बोलने लगते हैं, जैसे ब्रज में चले जाएंगे तो बोलेंगे इते बिते किते, जैसे हम बोलते हैं सामान्य रूप से, आप बोलते हैं, सब जानते हैं इसको, कहाँ से आए हो, वहाँ बोलेंगे खाते आए हो। इस प्रकार की शब्दावली, जैसे यहाँ बैठ जाइए फर्श पर, उधर उसको बिल्कुल प्रयत्न लाघव के दृष्टिकोण से है ही बैठो फर्श पर, तो बोलने के दृष्टिकोण से परिवर्तन हुआ और उसका सरल रूप बनाया गया। इसीलिए जब वैदिक संस्कृत में समृद्ध साहित्य की रचना होने लगी, समृद्ध साहित्य की रचना होने लगी, तो इसलिए क्या किया, बोलचाल का एक सरल रूप अपनाया गया लोगों में प्रचलन के लिए, उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। लेकिन यह लौकिक संस्कृत भी बहुत लंबे समय तक बोलचाल की भाषा नहीं रह सकी और यह भी एक समृद्ध साहित्य की रचना में लीन हो गई, तल्लीन हो गई और आम जनता से दूर होती चली गई। फिर लोगों ने बोलचाल की दृष्टि से इसमें भी समृद्ध साहित्य की रचना हुई, चाहे रामायण लिखी गई हो, महाभारत लिखी गई हो और भी अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हो, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन समृद्ध साहित्य की रचना के कारण लौकिक संस्कृत भी आम जन से दूर होती चली गई। बोलचाल के दृष्टिकोण से फिर जनता ने भाषा का सरल रूप अपनाया, जिसे कहा गया फर्स्ट नेचुरल लैंग्वेज, प्रथम प्राकृत भाषा, और वो बनी पाली, उसकी हकदार बनी पाली। लेकिन पाली भी बहुत लंबे समय तक बोलचाल की भाषा नहीं रह सकी, उसमें भी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जैसे बौद्ध साहित्य की, समृद्ध साहित्य की रचना होने के साथ ही यह साहित्य का क्रम बढ़ता गया और पाली भाषा भी आम लोगों से दूर होती चली गई। उसका खुद का एक व्याकरण विकसित हो गया, उसमें समृद्ध साहित्य की रचना निरंतर लंबे समय तक होती रही। तो फिर क्या होगा, वही होगा जो होना है। लोगों ने फिर सरल रूप अपनाया बोलचाल की दृष्टि से, उसे कहा गया प्राकृत भाषा, द्वितीय प्राकृत के नाम से जिसे जाना जाता है। यह प्राकृत भी जैन ग्रंथ लिखे जाने तक तो बोलचाल की रही, लेकिन जब समृद्ध रूप में जैन साहित्य की रचना प्राकृत में हो गई तो यह भी आम फहम भाषा नहीं रह सकी, इसका भी अपना एक व्याकरण विकसित हो गया। और आगे चल के हमने बोलचाल की दृष्टि से, हमारे पूर्वजों ने बोलचाल की दृष्टि से भाषा का रूप इतना गिरा दिया जिसे कहा गया ये तो भाषा भ्रष्ट हो गई, और गिरी हुई भाषा को, भ्रष्ट हुई भाषा को ही कहा गया अपभ्रंश। ये अपभ्रंश आगे चल करके सने सने कालांतर में अनेक क्षेत्रीय रूपों में फैल गई, अनेक क्षेत्रीय रूपों में विकसित हो गई। सूरसेन क्षेत्र से संबंधित कहलाई सौरसेनी, मगध क्षेत्र से संबंधित कहलाई मागधी, दोनों के बीच के प्रदेश में कहलाई अर्धमागधी, महाराष्ट्र में कहलाई महाराष्ट्री। इस प्रकार से ये साथियों विकसित होती
चली गई। अब हिंदी के संबंध की यदि हम बात करें तो अपभ्रंश भाषा के 3 क्षेत्रीय रूपों से है हिंदी का संबंध, शौरसेनी से, मागधी से और अर्धमागधी से। यहां पर हम एक एक को देखें। मान लीजिए हम शौरसेनी को लिखें तो शौरसेनी से फिर क्षेत्र के स्तर पर बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से सीमित होगी, भाषा आगे विकसित होगी सरल रूप में उपभाषा की ओर। भाषा किसकी ओर विकसित होगी आगे? उपभाषा या विभाषा की ओर। और ये विभाषा या उपभाषा के रूप में शौरसेनी से जो निष्पन्न हुई वे हुई पश्चिमी हिंदी नंबर 1, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद में राजस्थानी, राजस्थानी के बाद में पहाड़ी और पहाड़ी के बाद में गुर्जरी। ये पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली क्या हैं? विभाषा या उपभाषाएं हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ परंतुक जोड़ करके और एक बात समझाने की कोशिश करेंगे, आप भी जानना उसको। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी तक तो कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही बात पहाड़ी की आती है तो कुछ भाषा वैज्ञानिक कहते हैं पहाड़ी का जो रूप है वो खस से विकसित हुआ है, खस से, कुछ भाषा वैज्ञानिक, और कुछ कहते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है पहाड़ी। तो दोनों रूपों को हमें ध्यान में रखना है, शौरसेनी को भी और खस को भी। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपकी जानकारी में पहुंची होगी। ठीक वैसे ही इस शौरसेनी से विकसित हुई उपभाषा गुर्जर प्रदेश की गुर्जरी, इसको कभी कभी कुछ भाषा वैज्ञानिक कहते हैं अपने अर्थ में, अपने मायने में, कि गुर्जरी अपभ्रंश से विकसित है ये गुजराती, तो उसको भी अपभ्रंश का एक रूप मान लेते हैं सभी अपभ्रंश के ही रूप, लेकिन भाषा से विकसित हुई विभाषा या उपभाषाओं में यहाँ पर हम ले रहे हैं शौरसेनी प्रसूत। कौन सी ले रहे हैं? शौरसेनी प्रसूत। और शौरसेनी प्रसूत में कितनी उपभाषाएं आई हैं? 4, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजरी। मैं ऐसा मानूं कि यहाँ तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। आगे बढ़ करके देखें, ये पहली उपभाषा, पहली अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप हुआ। दूसरा है मागधी। अपभ्रंश के दूसरे क्षेत्रीय रूप मागधी से विकसित हुई हैं साहब असमिया, बांग्ला, उड़िया और बिहारी। असमिया, बांग्ला, उड़िया और बिहारी, ये 4 उपभाषा या विभाषा विकसित हुई है मागधी से। इनमें से हिंदी का संबंध है केवल बिहारी से। ऐसे ही देखें अर्धमागधी को, तो अर्धमागधी से विकसित होने वाली उपभाषा या विभाषा है अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो अभी हमारे सामने कौन सी तस्वीर स्पष्ट हुई है? एक तो स्पष्ट हुई है भाषा के 3 क्षेत्रीय रूप अपभ्रंश के, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, जिनका संबंध हिंदी से है। उसके बाद स्पष्ट हुई है हमारे सामने उपभाषा या विभाषा। एक बार इसको संक्षेप में पुनः लिख लें। देखिए, शौरसेनी से, मागधी से और अर्धमागधी से हिंदी की विकसित होने वाली उपभाषा या विभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो शौरसेनी से कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी नंबर 1 रहेगा ध्यान, पश्चिमी हिंदी नंबर 1। उसके बाद राजस्थानी नंबर 2, राजस्थानी नंबर 3 पर पहाड़ी, पहाड़ी। मागधी से देखें तो नंबर 4 पर है बिहारी, बिहारी। और अर्धमागधी से देखें तो नंबर 5 पर है पूर्वी हिंदी। बताइए, चलिए आपसे ही पूछ रहे हैं एक प्रश्न, अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूपों का संबंध किन किन उपभाषा या विभाषाओं से है? तो इसको एक बार आप मेंटली फिट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेंगे। यदि आप इसको लिख रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है,
नहीं लिख रहे तो एक बार बोल के उच्चारण करके देख लीजिए। हाँ, ठीक है ना। तो कितनी हो गई हैं ये? 3 तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो कुल कितनी उपभाषा हो गई? 5। अब एक एक करके इन उपभाषाओं से, इन विभाषाओं से क्या देखेंगे हम? विकसित होने वाली बोलियां। इधर है ये उपभाषा, ये तो है उपभाषा इधर, और ये है बोलियां, विकसित होने वाली बोलियां, ये बोलियां हैं। नंबर 1 लिया है हमने पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां विकसित हो रही हैं? तो ब्रज, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, और खड़ी बोली। कितनी बोलियां हो गई ये? 5। आगे बढ़ाइए। राजस्थानी, राजस्थानी विभाषा वर्ग से कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं? तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इतना लिखने मात्र से काम तो चलेगा नहीं, तो इनको नामजद लिख लीजिए। दक्षिणी की है मालवी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014, दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? बताइए आप। हिंदी खुद ही फारसी का है और कोई फारसी का हक नहीं है इसमें इस प्रकार का जो याद ना हो, जो समझ में ना आए। ऐसे ऐसे प्रश्न यदि गलत हो गए तो फिर जनाब कैसे कह सकते हैं हम कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बहुत चीजें हैं जिनको हम उपेक्षित करके चलते हैं, जिन्हें हम ध्यान ही नहीं देते। बस एक ही चीज दिमाग में भर जाती है, बस काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो काव्य शास्त्र के पीछे पड़ गए, इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुछ रह ना जाए, ऐसी सोच होती है स्टूडेंट की, कुछ रह ना जाए। अरे यार, सामान्य ज्ञान पढ़ना है मेरे भाइयों, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको प्रत्येक टॉपिक का। विशेषज्ञता तो पूरे जीवन अर्जित नहीं कर पाता इंसान। चीजों को समझने का दृष्टिकोण जो है उसको विकसित कीजिए, ठीक है ना। उत्तरी राजस्थानी की कौन सी हो जाएगी? मेवाती। पश्चिमी राजस्थानी है मारवाड़ी। पर कितना ही समझा लो, करेंगे तो वही जो करना है। ढूंढाड़ी या झाड़साही अथवा जयपुरी, ये लीजिए। ये हो गई राजस्थानी की। इसके बाद में है पहाड़ी की। पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, नेक्स्ट। इसके बाद में उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी की 3 हो गई, फिर आ गई है बिहारी। बिहारी से विकसित होने वाली हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। फिर नंबर 5 पर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से विकसित होने वाली हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बहुत ज्यादा दूर मत जाओ आप। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पेपर उठा के देख लो आप, कोई भी। यदि आपको एक एक प्रश्न इस मैटर से नहीं मिले ना, तो मुझे बताओ अब कितने विद्यार्थी हैं जिनको ये कंठस्थ है और कर लेते हैं वो, बताओ। यदि है कंठस्थ तो बहुत खुशी की बात, नहीं करते तो कब करोगे भैया? गिन के देख लो। 5 तो हो गई ये, 4 हो गई ये 9, और उसके बाद में 2 हो गई ये 11, 3 हो गई ये 14,
और 3 हो गई ये 17। कुल 17 बोलियां हैं ये, कुल 17 बोलियां। ये कितने हो गए? 5 उपभाषा। तो यही तो कहा, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी से आशय क्या है? हिंदी की 17 बोलियों में लिखा गया साहित्य। इसका मतलब ये समझ लें कि यहाँ पर यदि ढूंढाड़ी में कुछ लिखा गया होगा, मारवाड़ी में कुछ लिखा गया होगा, मेवाती, मालवी, ब्रज, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, भोजपुरी, इन सब में जो लिखा गया वो हिंदी का साहित्य है। हाँ, हिंदी का साहित्य है। इन 17 बोलियों में जो कुछ लिखा गया है सब हिंदी का साहित्य। बैक टू पवेलियन आइए वापस और देखिए हम कहाँ चर्चा कर रहे थे। हम इस जगह थे, यहाँ पर। हिंदी से क्या आशय है? तो हिंदी से आशय है 17 बोलियों में लिखा गया साहित्य। इस जगह बात कर रहे थे। भाषा विज्ञान में जब भी हम हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी से आशय क्या है? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। इससे आशय अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये हिंदी है भाषा विज्ञान में। यस, ये हिंदी है। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का मिला जुला रूप भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं हिंदी से आशय। और उसके बाद में है मानक भाषा या राजभाषा के रूप में, परिष्कृत भाषा या परिनिष्ठित भाषा के रूप में। तो वहां पर हम केवल अध्ययन करते हैं किसका? खड़ी बोली हिंदी का। खड़ी बोली हिंदी। जब भी मानक हिंदी की चर्चा हो आप जवाब क्या देंगे? खड़ी बोली हिंदी। यहाँ पर मानक भाषा के रूप में जो खड़ी बोली हिंदी है वो एक बोली विशेष ही नहीं है, बल्कि खड़ी बोली के उस क्षेत्र से ऊपर उठी हुई उत्कृष्ट अवस्था का नाम है जहां पर देश की अधिकांश जनता उसे बोलती है, समझती है और उनके संपर्क की भाषा है। इसीलिए वो न केवल राजभाषा बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में भी हम लोगों के लिए शिरोधार्य है और हमारा मान अभिमान है। वो हिंदी हम पढ़ते हैं। तमाम तरह की इन बातों का सार सिर्फ इतना है कि हिंदी से आशय के अंतर्गत आदिकाल पूर्व में हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी के रूप कितने हैं। तो हिंदी के रूप ये हैं। अब हिंदी शब्द के स्तर पर देखें, अगली बात लेकर के चलेंगे आगे यहीं से। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। तो देखिए साहब, आप सब इस बात से वाकिफ हैं, सबको ये पता है कि किस प्रकार से हम पढ़ते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति को। कहते हैं हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ईरानी भाषा का शब्द है, लेकिन यह किससे बना है? तो कभी ईरानी और फारसी जवाब मत दे देना, साफ शब्दों में देख लो। ये तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर जो आप जानते हैं, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। ये तो हम जान गए जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यह शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निष्पन्न हुआ है, विकसित हुआ है। सिंधु शब्द से निष्पन्न हुआ है। हिंदी शब्द की बात करें तो यह शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? जवाब है फारसी भाषा का। किस भाषा के शब्द से निष्पन्न हुआ है? तो संस्कृत के सिंधु शब्द से निष्पन्न हुआ है। किस प्रकार से? इस पे एक मान्यता चलती है, एक प्रकार की सोच, एक तरह की विचारधारा चलती है, उससे आप वाकिफ हो तो ठीक, नहीं तो जान लीजिए। कहा जाता है कि ईरान या फारस निवासी स का उच्चारण ह करते थे। यद्यपि भाषा वैज्ञानिक इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं, इसके तर्क और वितर्क में अपने मत प्रस्तुत करते हैं। परंतु जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ भले ही कुछ लोगों के द्वारा स्वीकार ना हो लेकिन बहुत लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली गई तो वो मान्यता का रूप धारण कर लेती है। और ऐसी ही मान्यता का रूप धारण कर लिया
इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति ने कि ईरान या फारस निवासी स का उच्चारण ह करते थे। आज भी पश्चिमी राजस्थान में स का उच्चारण ह किया जाता है। जैसे हम कहते हैं सड़क पे सांप, वो बोलते हैं हड़क पे हाफ। तो ये चीज़ें उच्चारण के दृष्टिकोण से चलती हैं। क्षेत्र विशेष का प्रभाव इस पर पड़ता है, मदर टंग का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही रही होंगी या नहीं रही होंगी, ये विवाद के विषय में हमें नहीं पढ़ना। हमें उस मान्यता की जानकारी होना जरूरी है जहाँ पर यह कहा जाता है कि ईरान या फारस निवासी स का उच्चारण है करते थे और उन्होंने सिंधु को उच्चारित किया हिंदू। ये हिंदू आगे चल करके विकसित हुआ हिंद रूप में, और इस हिंद में जुड़ा फिर आगे ईरानी प्रत्यय ईक, और ये शब्द बन गया हिंदीक। हिंदीक, और हिंदीक से होते होते ये क का लोप होने लगा उच्चारण में। अनेक बातें हैं, लंबी कहानी है, लेकिन हमें आना है यहाँ हिंदी तक। इस प्रकार से हिंदी शब्द निष्पन्न हुआ, और ये हिंदी शब्द कहीं ना कहीं सिंधी का ही रूप है, क्योंकि ईरान या फारसवासी स का उच्चारण है कर रहे थे, इसलिए ये हिंदी शब्द निष्पन्न हो गया। यहाँ पर इस हिंदी के दो मायने हैं। हिंदी का दो रूपों में अर्थ है, दो रूपों में अर्थ है। क्या क्या है हिंदी का दो रूपों में अर्थ? एक तो है हिंद के लोग, एक तो क्या है हिंद के लोग, और दूसरा है हिंद के लोगों की भाषा। हिंद के लोगों की भाषा। अब यहां पर आप लोग गौर करके देखिए, वो बोल तो हिंद का रूप जो रहे वो सिंध से ही है। तो ये सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश में रहने वाले लोग और सिंधु नदी के प्रदेश आसपास के प्रदेश में रहने वाले लोगों की भाषा, उस भूभाग में रहने वाले लोगों की भाषा, ये दो मायने इसके निकल करके आ रहे हैं। तो हिंद के लोगों की भाषा के रूप में जब हिंदी का प्रयोग किया जाएगा तो यह भाषा एक संज्ञा पद के रूप में है। किस रूप में है? संज्ञा पद के रूप में। और जब हिंद के लोगों के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो यह लोगों का एक विशेषण बन गया। कहाँ के लोग? हिंद के लोग। तो ये विशेषण पद के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा आचार्य हमें बताते हैं। तो हिंदी का दो रूपों में अर्थ भी हम जान गए, नहीं, हिंदी का दो रूपों में अर्थ भी हम जान गए। ये है हिंदी से आशय का मतलब। अब पहला टॉपिक आज का पूरा हुआ। आपको मौका दिया जाता है कि अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला टॉपिक आज हमने पढ़ लिया है, दूसरा टॉपिक कल शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, नेक्स्ट टॉपिक होगा साहित्य इतिहास क्या है। साहित्य इतिहास क्या है, और इसके बाद में पढ़ेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो आप प्रतिदिन फ्री होकर के 9 बजे के लिए तैयार रहें। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए। यस यस, बिल्कुल दीपल जोशी जी कह रहे हैं और लिख रही हैं, आया था पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है? ठीक है जी, सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदीक और हिंदी। वेरी गुड, क्या बात है। नमस्ते सुमन गोयल जी, नमस्ते, धन्यवाद। देखिए साहब, आप सबसे पुनः जानकारी के रूप में मैं कह दूं, यदि आप में से कोई साथी नया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और मित्रों तक शेयर कर दें। यदि आप HKB यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो इस क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि मुझे आत्मबल मिलता है इससे। आपका अपना चैनल है ना, तो वो तो भाव तो प्रदर्शित करना पड़ेगा आपको अपनेपन का। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन उस अपनेपन को दिखाना तो पड़ेगा ना। मुझे कैसे पता लगेगा? तो निरंतर बने रहिए। कल रात को 9 बजे आपसे अगले टॉपिक को लेकर पुनः बात होगी, और आपका कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा। एक बार आपके प्रश्नों का इंतज़ार मैं कर लूँ। यदि आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न, आपका समस्या। हाँ कप्तान, नमस्ते, सबका नमस्ते भैया, अभिनंदन आपका। कोई भी प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं।
बताइए। नया बैच शुरू कर रहे हैं, ये सूचना भी आप सब तक पहुंचे और इसको प्रसारित करें, नए साथियों को अपने साथ जोड़ लें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल नया बैच शुरू होने जा रहा है। उसमें अतिशीघ्र प्रवेश लेकर के और अपनी तैयारी को नियमित रूप से चालू रखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कक्षाएं प्रतिदिन रात को 9 बजे आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और आते रहिए। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और शुभ रात्रि। धन्यवाद, प्रणाम आपको।